स्वागत है आपका संघर्ष बैच में। आज हम केमिस्ट्री का पहला लेक्चर के बारे में बात करेंगे और हमारे पहले लेक्चर का टॉपिक है सॉल्यूशन विलेन के बारे में बात करेंगे और उससे इम्पोर्टेंट कुछ एमसीक्यूज होंगे जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है यूनिट ऑफ मोलैरिटी। मोलरता का मात्रक क्या है? मात्रक निकालने के लिए आपको हमेशा क्या पता होना चाहिए, उसका सूत्र क्या होता है। मोलैरिटी का सूत्र की बात करेंगे तो मोलैरिटी का सूत्र यानी कि उसको कैपिटल एम से बताएंगे। सूत्र हमेशा याद रखें क्या होता है, मोल्स अपॉन लीटर। मोल से किसका होगा, सॉल्यूट का होगा, और नीचे जो आएगा वो आएगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा। तो और वॉल्यूम को हम लीटर में लेंगे तो इसका यूनिट क्या बना, मोल्स पर लीटर। तो देखें यहाँ पे अपने पास है मोल्स पर लीटर, बिल्कुल ऑप्शन सी हमारे पास इसका सही होगा। मोलरता का मात्रक मोल पर लीटर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, यूनिट ऑफ मोलैलिटी, मोललता का मात्रक क्या है। मैंने जैसा अभी बताया आपको कि मात्रक निकालने के लिए आपको यूनिट पता होनी चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मोललता का यानी कि अगर मैं बात करूं तो उसको निकालने का तरीका स्मॉल एम से बताएंगे। ऊपर आपके पास फिर से आएगा मोल्स और नीचे आपके पास कौन आएगा, केजी। तो इसका जो सूत्र होता है या जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है, वो होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो केजी आ जाएंगे मोल्स पर केजी। तो देखें यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन सी आपके पास है, मोल्स पर केजी आपके पास इसका ऑप्शन है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा है क्वेश्चन, अगर हम ध्यान से पढ़ें क्या दे रखा है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालना है। मोलैरिटी निकालना है, किसका निकालना है, आपके पास NaOH के मोलैरिटी निकालना है। उसके लिए आपको उसका अमाउंट दिया हुआ है और उसको कितने के सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया हुआ है वो आपको दिया हुआ है। यहाँ दे रखा है 450 ml के विलियन में 5 ग्राम NaOH को घोला गया है, तो मोलरता ज्ञात कीजिए। तो मोलरता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने पास सूत्र लगाएंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के अंदर। आपको सबसे पहले यहाँ पे उसका जो वेट दे रखा है WA, वो दे रखा है आपको 5 ग्राम। आगे देखिए NaOH की मोलर मास की बात करेंगे, Ma की बात करेंगे तो NaOH का मोलर मास होता है आपके पास 40 ग्राम पर मोल। तो यहां से अगर मैं मोल्स निकाल लेता हूं N, तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा 5/40। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 1/8। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम बात करें यहाँ पे जो वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम आपको कितना दिया है, 450 ml दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 450 ml दिया हुआ है। तो ml को हम किस में चेंज करेंगे, लीटर में चेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि उसकी यूनिट आपको याद होनी चाहिए क्या होती है, मोल पर लीटर। तो मोल में तो आ गया अपने पास। वॉल्यूम का जो आयतन हमें दे रखा है वो हमें 450 ml है, उसको हम लीटर में चेंज करेंगे। तो लीटर में चेंज करने के लिए हम उसको किससे भाग लगाएंगे, 1000 से डिवाइड लगाएंगे। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। अगर मैं आपको यहाँ कैंसिल करके बताऊं, 5 के टेबल से करेंगे तो ये 9 टाइम्स आएगा और ये कितना आएगा 20 टाइम्स। तो मोलैरिटी जो कैपिटल M है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, N अपॉन क्या होता है, V। तो N आपके पास कितना आ रखा है, देखें यहाँ पे आ रखा है आपके पास 1/8, और जो वॉल्यूम दे रखा है वो कितना आया 9/20। अब यहाँ पे देखें 4 नंबर आपके पास आगे हैं, तो इसको याद रखें, पहले को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड को 3rd से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास कुछ इस तरह से नंबर आएगा 1/20 इंटू 8/9। अब देखिए कुछ और कैंसिल आउट हो रहा है क्या, देखिए ये दोनों 4 की टेबल से हो रहा है, तो ये 4 टाइम जा रहा है, 5 टाइम जा रहा है, और ये कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। तो अपने पास जो नंबर आ गया वो रहा 5/18। अब अगर मैं 5 में 18 का डिवाइड लगा दूं तो देखें यहाँ पे पॉइंट कितनी बार चला जाएगा आपके पास, टेबल पढ़ेंगे तो देखिए 2 टाइम जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 36, पीछे कितना बचा 14, पॉइंट से 1 0 और उतर गया। अब 18 का अगर मैं 140 में डिवाइड लगाऊं तो देखिए कितनी बार जाएगा आपके पास, 7 टाइम जाना चाहिए। ये 8 7 से कितना होता है 56, कैरी है 5, देखें 126। तो देखें अपने पास 27 करके कुछ आ रहा है, देखें 2 ऑप्शन आ रहा है 270 और 278। तो हम एक बार और डिवाइड लगाएंगे, ये डिवाइड आगे जाएगा तो पीछे कितना आएगा 14, एक 7 और आएगा। तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा 278। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मोलैरिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, M इक्वल टू N/V। N यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और मोल्स आपने निकालने का तरीका क्या रहता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ देखिए मास कितना दिया आपको, कितना दिया हुआ था, उसका वेट 5 ग्राम दिया हुआ था। NaOH का जो मोलर मास है वो कितना है 40 ग्राम है। तो उसके मोल्स निकालने का तरीका क्या हो जाएगा आपके पास, WA अपॉन MA 5/40, तो 1/8 आया। वॉल्यूम आपको लीटर में चाहिए था, ml में दे रखा था, ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं किससे भाग लगाऊंगा, 1000 से भाग लगाऊंगा, और सॉल्व करने पर मेरे पास आ जाएगा 9/20। मोलैरिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है N/V।
n यानी कि मोल्स, v है सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो 1/8/9/20 सॉल्व करने पर मेरे पास आंसर आ रहा है 2.77। ये वैल्यू आगे बढ़ाते जाओगे तो ये आपके पास बढ़ती चली जाएगी। तीसरे प्लेस का नंबर अगर आप यहाँ पे आपके पास 5 से ज्यादा है तो वो एक इसको कैरी कर देगा, इसलिए इसका जो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा वो आएगा 278 जो हमारे ऑप्शन में है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी क्या दे रखा है देखें यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मोलर एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि हमें क्या दे रखी है? मोललता गिवन है। क्या गिवन है क्वेश्चन में? मोललता गिवन है। और हमें क्या निकालना है कि हमें कितने मास की जरूरत पड़ी यूरिया की। तो क्वेश्चन में जो जो चीज गिवन है एक बार हम वो लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास गिवन है कि भाई उसकी मोललता यानी कि स्मॉल एम आपको गिवन है, वो कितनी है? 0.25 है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि कितना दे रखा है आपके पास, जो वेट दे रखा है या कह सकते हो कि मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें अगर मैं उसको डिसॉल्व कर रहा हूं उसका अमाउंट आपको गिवन है और वो कितना है? 2.5 kg आपको गिवन है। आगे बात करेंगे, आगे हम बात करते हैं। तो ये दो चीज हमें गिवन है और हमारे पास क्या पूछा है? कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। तो इसका अगर मेरे को मोलर मास निकालना है तो देखो मोलर मास कैसे निकालते हैं। तो मोलर मास की भी जरूरत पड़ेगी। तो मोलर मास देखें यहाँ पे, इसका क्या हो जाएगा आपके पास? तो N यानी कि नाइट्रोजन है तो 14, H2 यानी कि 2। आगे बात करेंगे तो कार्बन आ रहा है, कार्बन का कितना होता है? 12, O यानी कि 16, N यानी कि 14, ऑक्सी और हाइड्रोजन है तो ये कितना आ जाएगा? 2। और अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 60 ग्राम पर मोल। तो सारी वैल्यूज देने के बाद हमें निकालना क्या है कि हमें वेट निकालना है कि उसको कितने की जरूरत पड़ी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सूत्र लगाएंगे, मोललता का फॉर्मूला लगाएंगे। मोललता का जो n होता है ऊपर आएगा आपके पास n यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सारी वैल्यू पुट करने पर देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आएगा। आपके पास m कितना दे रखा है? 0.25 इक्वल टू n। अब नीचे आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट है दे रखा है 2.5, इसको इधर भेज दें तो 0.25 इंटू 2.5। मोल्स निकालने का तरीका आपके पास होता है वेट अपॉन मोलर मास, और आपको मोलर मास यहाँ गिवन है। मोलर मास कितना है? 60, इसको भी इधर लाएंगे तो 0.25 इंटू 2.5 इंटू जो मोलर मास आपका है वो भी इधर आएगा, वो कितना आएगा? 60 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? वेट आ जाएगा। तो सारी वैल्यूज हमने उधर रख दी। अब देखो सॉल्व करेंगे तो सारे पॉइंट्स हटाओ तो नीचे कितना आ जाएंगे आपके पास? 1000। 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल। 25 से अगर मैं ये 100 कैंसिल आउट करूँ तो कितना आएगा? 4। अब 2 की टेबल से अगर मैं कैंसिल आउट करूँ तो ये जाएगा 3 टाइम और ये जाएगा 2 टाइम्स। तो मेरे पास जो फाइनल ऑप्शन बचा है, आंसर आ रहा है WA इक्वल टू मेरे पास वो कितना आ गया आपके पास? 75/2। 2 से 75 अगर मैं डिवाइड करूँ तो कितना आएगा? 37.5 ग्राम। तो मेरे को कितने यूरिया की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? 37.5 ग्राम यूरिया की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ऑप्शन में देखें आपके पास ऑप्शन बी इसका आंसर सही आ रहा है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके पास? अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो वो आपको दे रखा है सोडियम क्लोराइड के बारे में बात है। क्वेश्चन दे रखा है कि सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन, कि सोडियम क्लोराइड किस में डिसॉल्व होता है। तो सोडियम क्लोराइड का बहुत ऑप्शन क्या दे रखा है? वाटर है, ऑयल है, बेंजीन है और नन आपको ऑप्शन दे रखा है। तो आपको पता होना चाहिए सोडियम क्लोराइड एक तरह का NaCl है और इसको हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं? नमक। तो नमक को घोलने का जो सबसे बढ़िया ऑप्शन है आपके पास वो क्या है? वाटर। तो नमक किस में सबसे बढ़िया घुलता है? ना, वाटर में घुलता है। इसके पीछे का दूसरा रीजन आप इस तरह से समझे, जो NaCl है वो एक तरह का पोलर सब्सटेंस है। क्या है? पोलर सब्सटेंस। और पोलर सब्सटेंस बहुत अच्छे से डिसॉल्व होता है। तो इन सब में जो सबसे ज्यादा पोलर सब्सटेंस है वो क्या है? वाटर। वाटर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है? H2O। तो H2O भी एक तरह का पोलर सब्सटेंस है। तो नमक आपको सबसे बढ़िया किस में डिसॉल्व होता हुआ दिखाई देगा? वाटर में। तो इसका आंसर क्या होगा? वाटर। अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? विच वन हेनरीज लॉस इंडस्ट्रियल यूज। अच्छा क्वेश्चन है।
एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हेनरीज लॉ का इंडस्ट्रियल यूज क्या है? तो याद रखें, हेनरी लॉ के आपके पास एनसीईआरटी में 2 से 3 यूजेस दे रखे हैं, जिसमें सबसे पहला हेनरी का जो यूज दे रखा है वो है कि सोडा सोडा वाटर में CO2 का गैस का डिसॉल्व करना। तो अगर इसमें कोई ऑप्शन है तो देखें यहाँ पे दे रखा है, सबसे पहला ही ऑप्शन है आपके पास कि सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सोडा वाटर। तो CO2 गैस को जो भी हम सोडा वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसमें कौन सा लॉ लगता है? हेनरी का लॉ इस्तेमाल होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा हेनरी लॉ का औद्योगिक उपयोग है? सोडा जल में CO2 का घुलना। इसको याद रखेंगे, ज्यादा जल्दी याद होगा। कुछ फैक्ट के तौर पे याद रखते हैं तो बहुत जल्दी याद हो जाएगी, जैसे यही चीज थी। अगला देखें क्या दे रखा है, विच वंस इज हेनरीज लॉ। आपको ये बताना है कि हेनरी का नियम क्या कहता है। इनमें से कौन सा हेनरी का नियम है? तो हेनरी का नियम जो कहता है वो ये कहता है कि किसी भी गैस के ऊपर लगने वाला जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के टर्म के, यानी कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन को बताने का जो सबसे बढ़िया मेथड है वो कौन सा है आपके पास? X, उसका मोल फ्रैक्शन। X किसको बताएगा? मोल फ्रैक्शन को बताएगा। तो हेनरी का नियम क्या कहता है? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X के होता है। तो देखें यहाँ पे ऑप्शन ए आपके पास सही है इसका आंसर, कि भाई हेनरी के नियम के अनुसार जो वेपर प्रेशर होता है, वाष्प दाब होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है उस विलयन के मोल अंश के बराबर होता है, समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। अच्छा, द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट फॉर CO2 गैस। ये जो क्वेश्चन है इसको आपको डायरेक्टली याद करना रहना होगा कि भाई कुछ गैसेस के आपके हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जिसमें आपके पास यहाँ गैस कौन सी दे रखी है? CO2 गैस। तो CO2 गैस के लिए जो हेनरी कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो याद रखें हमेशा क्या होती है? 1.67। कितनी होती है? 1.67 होती है। ये आपको याद रखने पड़ेंगे इन क्वेश्चंस के अंदर। आपको वैल्यूज डायरेक्टली याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, जो जल्दी आपको याद हो जाएंगे। देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, अगला क्वेश्चन दे रखा है फॉर आइडल सॉल्यूशन। देखें आइडल सॉल्यूशन क्या होता है वो उसके बारे में बात करेंगे। तो आइडल सॉल्यूशन क्या है? आइडल सॉल्यूशन वो होता है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। तो जब भी हम आइडल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो हमें राउल्ट्स लॉ को याद रखना होगा, और राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग डेल्टा H यानी कि उसके एंथैल्पी में आया हुआ जो चेंज है वो क्या होगा? 0, और उसकी वजह से उसका जो वॉल्यूम है वो भी चेंज नहीं होगा उस सॉल्यूशन का, अगर वो आइडल सॉल्यूशन है तो उसके लिए ये दोनों कंडीशन आपके लिए नेसेसरी है। तो ऑप्शन ए भी कह रहा है, ऑप्शन बी भी है, और ऑप्शन सी अगर आप ध्यान से देखें तो वो बोल रहा है कि ए एंड बी दोनों ही आपके पास होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास? ऑप्शन सी, जिसमें ए एंड बी दोनों लेना है। तो क्योंकि आइडल सॉल्यूशन के लिए मस्ट नेसेसरी कंडीशन है, और एक वो राउल्ट्स लॉ को क्या करना चाहिए? ओबे करना चाहिए, पालन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है? एग्जाम्पल्स ऑफ आइडल सॉल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स ऑफ आइडल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो आइडल सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो आइडल सॉल्यूशन क्या होता है और आइडल सॉल्यूशन को पहचानेंगे कैसे? मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं कि आइडल सॉल्यूशन को पहचानने का जो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि वो सेम फैमिली से बिलोंग करने चाहिए। किससे बिलोंग करने चाहिए? सेम फैमिली से बिलोंग करने चाहिए। अगर वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वो एक तरह का आइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे देखें ब्रोमो इथेन और ब्रोमो पेंटेन दोनों ही एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। फैमिली कौन सी इनकी? एल्केन फैमिली है। हेलो एल्केन फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगला देखिए क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, ये दोनों भी एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो फैमिली कौन सी इनकी? बेंजीन है फैमिली। हेलोबेरीन के आपके पास ऑप्शन है, ये दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। उसके बाद आता है एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, ये दोनों भी एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वो फैमिली कौन सी है? एल्केन। तो ये तीनों ही आपके पास एक ही अलग अलग अपनी अपनी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये एल्केन से कर रहा है, ये बेंजीन से कर रहा है, ये भी एल्केन से कर रहा है। तो ये तीनों ही क्या है? आइडल सॉल्यूशन है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो आइडल सॉल्यूशन को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि वो देख लो कि कौन सी एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। अगर एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं तो वो आइडल सॉल्यूशन होगा। अगर वो डिफरेंट फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं तो वो अनआइडल सॉल्यूशन होगा, नॉन आइडल सॉल्यूशन होगा, अनअदर्स विलियन होगा। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन है आपके पास, एक न्यूमेरिकल दे रखा है, राउल्ट्स लॉ के ऊपर है ये न्यूमेरिकल, तो थोड़ा सा अपने को देखना पड़ेगा कैलकुलेशन का पार्ट कैसे करेंगे।
तो क्वेश्चन पढ़े, क्या दे रखा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 एंड 750 mmHg रेस्पेक्टिवली एट 350 केल्विन। टेम्परेचर दे रखा है, दोनों का प्योर वेपर प्रेशर आपको दे रखा है कि उन प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होगा वो हमें दे रखा है। हमें पूछा है कि फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, कंपोजिशन निकालना है, संगठन निकालना है, तो हमें उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, उसका मोल अंश निकालना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या दे रखा है देखें आपको यहाँ पे दे रखा है P0A, उसका वेपर प्रेशर दे रखा है, कितना दे रखा है आपको वेपर प्रेशर, देखें 450 दे रखा है mmHg। P0B की बात करेंगे तो P0B आपके पास कितना दिया हुआ है 750 mmHg, ये आपको दे रखा है। और आपको P टोटल, आगे अगर अपन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें तो लिक्विड मिक्सचर इफ अ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg, अगर टोटल आपके पास उसका वेपर प्रेशर का जो सम है वो कितना दिया हुआ है 600 Hg दे रखा है, तो आपको XA और क्या निकालना है XB निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसके लिए, तो हम यहाँ पे राउल्ट्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। तो राउल्ट्स लॉ कहता है कि PT इक्वल टू होता है P0A XA प्लस P0B XB, ये हमें दे रखा है। तो इसको अगर हम आगे और सॉल्व करेंगे, देखें यहाँ पे हमें एक चीज पता होनी चाहिए, क्या कि XA प्लस XB इक्वल टू क्या होता है, किसी भी विलयन में अगर दो आपके पास कंपोनेंट है तो उन दोनों के मोल अंश का योग हमेशा कितना होगा, एक के बराबर होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं XA बराबर 1 माइनस XB, 1 माइनस XB। ठीक है, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, मेरे पास इक्वेशन ये थी कि P0A इक्वल टू क्या था आपके पास, सॉरी हमारे पास PT टोटल जो था वो ये दे रखा था P0A XA प्लस P0B XB। हमने XA की जगह क्या लिखना है स्टार्ट कर दिया, हमने XA की जगह क्या लिखा, देखें यहाँ पे हम पिछली स्लाइड में चलते हैं, हमने XA की जगह क्या लिखा 1 माइनस XB लिखा, तो XA इक्वल टू हम लिखेंगे 1 माइनस XB। चलो वैल्यू पुट करें यहाँ पे, P0A XA की जगह लिखो 1 माइनस XB प्लस P0B XB। आगे देखें यहाँ पे PT की बात करेंगे तो P0A माइनस P0A XB प्लस P0B XB। अब अगर आप देखें यहाँ पे तो दोनों के अंदर XB कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेंगे तो PT इक्वल टू आएगा P0A, आपके पास XB कॉमन ले लेते हैं, प्लस XB कॉमन ले रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होंगे, तो P0B माइनस P0A। अब हम सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, देखते हैं यहाँ पे तो PT की जो वैल्यू थी वो मेरे पास 600 थी, P0A की वैल्यू अगर मैं देखूं तो देखो P0A कितना दे रखा था 450 दे रखा था, तो वैल्यू पुट करेंगे तो P0A कितना आ जाएगा 450 आ जाएगा। XB मेरे को नहीं पता है, P0B मुझे पता है कि 750 दे रखा, P0A मेरे को कितना दिया है 450 दिया हुआ, 450 प्लस का था, इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो 400 माइनस कितना आएगा 600 माइनस 450। XB अगर आप ये माइनस करेंगे तो देखें आपके पास कितना आएगा 300, 600 में से अगर मैं 150 माइनस 450 माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा 150, और 300 मेरे पास कहाँ आ जाएगा नीचे। तो देखें यहाँ से XB की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 से 0 कैंसिल, 15 से 30 गया 2 टाइम्स, 1/2 आएगा आपके पास, और 2 का 1 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.5। तो XB की वैल्यू कितनी आ रही है 0.5 आ रही है, और XA निकालने का तरीका क्या था 1 माइनस XB, तो XA इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 0.5, तो इसका आंसर आएगा 0.5। तो दोनों ही कॉम्पोजिशन मेरे पास कितनी आ रही है 0.5 0.5। ऑप्शन में देखते हैं 0.5 0.5 है, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो ये जो था आपके पास क्वेश्चन राउल्ट्स लॉ का था, इसको आपको सॉल्व करने के लिए आपको राउल्ट्स लॉ पता होना चाहिए, राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला क्या होगा। तो हमने यहाँ पे राउल्ट्स लॉ का इस्तेमाल करा और इस तरह से हमने उसका पूरे का आंसर निकाला, तो मेरा आंसर कितना आ रहा है 0.5 आ रहा है। चले पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, कौन सा कॉलिगेटिव, इनमें से कौन सा कॉलिगेटिव अणुसंख्यक गुणधर्म है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अणुसंख्यक गुणधर्म। तो जब भी हम सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें हम 4 तरह की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। सबसे पहले अपने पास जो होता है वो आता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, इसमें दिया हुआ है।
दूसरा आपके पास जो होता है वो होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, वो भी आपके पास है। तीसरा जो होता है वो आपके पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग प्रेशर, या इसकी जगह बॉइलिंग पॉइंट आ सकता है, बॉइलिंग पॉइंट लिखेंगे। तो तीनों ही ऑप्शन। और चौथा इसमें रहता है ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासनन दाब। तो चारों आपके पास अणु संख्या गुणधर्म है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो इसका ऑप्शन आपको क्या मिलेगा? डी, क्योंकि तीनों ही कौन सी प्रॉपर्टी है? अणु संख्या गुणधर्म है, उपरोक्त सभी होगा। आगे चले, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला आपके पास दे रखा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन C3H5OH3 इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 36 ग्राम ऑफ वाटर एंड 46 ग्राम ऑफ ग्लिसरीन। एक आपने सॉल्यूशन बनाया जिसमें 36 ग्राम आपके पास वाटर है और 46 ग्राम ऑफ ग्लिसरीन है। आपको क्या निकालना है? आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है। किसका? ग्लिसरीन का। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन जब भी हम XA की बात करेंगे तो निकालने का तरीका Na प्लस NB होगा। तो मेरे को इन दोनों के मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो मैं मान लेता हूं कि जो मेरे पास वाटर है वो मेरा कंपाउंड A आ जाता है, और जो मेरा ग्लिसरीन है वो मेरा कंपाउंड क्या हो जाएगा? B ले लेते हैं। तो देखें यहाँ पे अगर हम बात करें Na वाटर के मोल निकालने के तरीका, तो मेरे पास उसका मास का गिवन वेट कितना है? 36 ग्राम। और नीचे जो उसका मोलर मास होता है वाटर का वो कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल। तो इसको सॉल्व करता हूं तो 2 आएगा। तो इसके मोल्स आपके पास कितना है? 2 मोल आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हमने वाटर का मोल निकाला वैसे हम ग्लिसरीन की बात करेंगे। तो देखें NB की बात करते हैं तो आपके पास ये कितना दिया हुआ है? ये दिया है 42 ग्राम। और अगर आप ग्लिसरीन का मोलर मास निकालेंगे तो वो आपके पास 90, आपके पास देखें यहाँ पे अगर हम मोलर मास निकालते हैं तो कितना दिया है? 46 ग्राम दिया, सॉरी कितना दिया है? ये 46 ग्राम दिया है। तो याद रखें इसका जो मोलर मास आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा इसका 92 ग्राम देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा आपको? 92 ग्राम। अगर आप इसको आगे सॉल्व करें तो ये बनेगा 1/2, और NB जो आपके पास निकल के आया वो आया 0.5 मोल आया। अब जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो X आपको निकालना किसका है? ग्लिसरीन का निकालना है, तो XB आ जाएगा आपके पास। तो NB अपॉन Na प्लस NB। NB देखो कितना दे रखा है आपको? 0.5। Na मेरे पास दे रखा है 2, और 2 प्लस, और ये कितना दिया है? 0.5। तो देखें यहाँ पे 2 0.5, इसको मैं ऐड करूंगा तो ये कितना आएगा? 2.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 से अगर मैं कैंसिल आउट करूँ तो ये कितना आता है? 1/5। और अगर मैं 5 का 1 में डिवाइड करूँ तो कितना आएगा? 0.20 आएगा। तो इसका जो आपके पास मोल फ्रैक्शन आ रहा है वो कितना आ रहा है? 0.20 आ रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या आ रहा है? ऑप्शन सी आ रहा है। आगे चले अगले क्वेश्चन पे। मोल फ्रैक्शन आपको निकालना आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि आउट ऑफ मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, फॉर्मेलिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इनमें से कौन सी टर्म टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है? तो देखें टेम्परेचर की बात करें तो जब भी हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के होता है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो उसका वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा? कम। तो जिस टर्म में वॉल्यूम नहीं है वो उसके लिए इंडिपेंडेंट टर्म है। तो उसका आंसर देखें, वॉल्यूम आपको किस में नहीं मिलते हैं? एक आपको मोलैलिटी में नहीं देखने को मिलेगा और एक आपको मोल फ्रैक्शन में नहीं देखने को मिलेगा। तो M और X दोनों ही एक ऐसी टर्म है जो किससे इंडिपेंडेंट है? टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट टर्म है। तो इसका ऑप्शन देखें यहाँ पे, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। ये दोनों एक ऐसी टर्म है जिसपे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि टेम्परेचर सिर्फ उसी को इफेक्ट करेगी जो जिसके अंदर आपको वॉल्यूम का टर्म देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या है आपके पास? M और X, यानी कि मोललता और मोल अंश, यानी कि मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन पढ़े यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन आइडियल सॉल्यूशन। कौन सी कंडीशन है जो आइडियल सॉल्यूशन को सेटिस्फाई नहीं करती है? थोड़ी देर पहले एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सी स्थिति आदर्श विलयन को संतुष्ट नहीं करती है। हमने देखा था कि अगर कोई भी आइडियल सॉल्यूशन है तो वो 3 बातों को फेस करेगी। पहला कि डेल्टा H जो होगा उसका 0 होगा, डेल्टा V जो होगा वो 0 होगा, वो ओबे करेगा यानी कि वो पालना करेगा कौन से नियम की? राउल्ट्स लॉ की।
अगर ये तीनों करता है तो वो एक आइडियल सॉल्यूशन होता है। तो देखें, ऑप्शन ए भी ठीक है, ऑप्शन बी भी है तो आइडियल सॉल्यूशन होगा, ऑप्शन सी राउल्ट के नियम की पालना करेगा तो भी वो एक आइडियल सॉल्यूशन है। लेकिन अगर वो स्थिर ये आइसोट्रोपिक मिश्रण बना रहा है, यानी कि क्वांथी मिश्रण, यानी कि स्थिर क्वांथी मिश्रण बना रहा है, तो वो एक आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, वो एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, एक अनादर्श विलयन है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसका डी होगा। याद रखें, फॉर्मेशन ऑफ आइसोट्रोपिक मिक्सचर जो होता है वो एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए होता है। आइडियल सॉल्यूशन के लिए आपकी तीन कंडीशन है। पहला, डेल्टा एच जीरो होगा, डेल्टा वी उसका जीरो होगा, राउल्ट के नियम की पालना करेगा, राउल्ट के लॉ को ओबे करेगा। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दे रखा है? विच वन हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एट 1 atm प्रेशर। अच्छा, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा? देखिए, बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से ये होता है कि भाई वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, यानी कि उसका बॉन्ड बहुत जल्दी टूटेगा। और बॉन्ड बहुत जल्दी टूटता है तो देखते हैं हमारे पास कौन कौन से हैं। तो यहाँ KCl है, CaCl2 है, AlCl3 और यूरिया है। तो इन चारों में एक चीज आपको कॉमन देखने को मिलेगी कि तीन तो आपको मिलता है आयनिक बॉन्ड वाले। तीन क्या देखने को मिलता है? आयनिक बॉन्ड वाले। और एक आपको देखने को मिलता है कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। क्या देखने को मिलेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। और हमें पता है कि आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाईएस्ट होगा। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है? लोएस्ट होता है, क्योंकि बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। तो इसमें देखें, कोवेलेंट बॉन्ड किसका है? यूरिया का कोवेलेंट बॉन्ड है। तो उसका जो प्रेशर होगा 1 atm प्रेशर पे, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे मिनिमम होगा। क्यों? क्योंकि उसका बॉन्ड बहुत जल्दी ब्रेक होगा और बहुत जल्दी ही क्या हो जाएगा? इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम क्या देखते हैं? बॉन्ड कौन सा है? आयनिक है कि कोवेलेंट? अगर आयनिक है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा, और कोवेलेंट है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लोएस्ट होगा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बहुत आसानी से ब्रेक हो जाता है कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, द osmotic pressure of a solution in 0.0821 atm at a temperature of a 300 Kelvin, the concentration in mole per liter will be। आपको एक ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है, आपसे पूछा क्या है कि भाई उसका 300 केल्विन पे उसकी कंसंट्रेशन, उसकी सांद्रता कितनी होगी, ये हमें निकालनी है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला अगर मेरे को पता है तो वो होता है पाई इक्वल टू CRT। C बताएगा कंसंट्रेशन को, R बताएगा गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट को, T बताएगा टेम्परेचर को। तो अगर मेरे को C निकालना है तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, पाई अपॉन RT इक्वल टू क्या हो जाएगा? C। वैल्यू पुट करें, देखें ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब कितना दिया हुआ है? 0.0821 आपको दिया हुआ है। गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है 0.0821 होती है, और टेम्परेचर आपको कितना दिया है? 300 दिया हुआ है, दिया है 300 केल्विन। देखें यहाँ पे इक्वल टू C, कंसंट्रेशन टर्म बाहर आ जाएगी, दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो गए। आपके पास क्या बचा? 1/3 इंटू 100 लिख सकता हूं मैं इसको। अब मैं अगर 3 का 1 में डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 0.3 इंटू, अगर 100 को मैं लिख सकता हूं ऊपर 10 की पावर -2, ऑप्शन क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन आ जाएगा आपके पास 0.3 इंटू 10 की पावर -2। देखें यहाँ पे दे रखा है, बिल्कुल ऑप्शन सी आपके पास दिया हुआ है कि 0.3 इंटू 10 की पावर -2 इसकी कंसंट्रेशन टर्म आ रही है। ठीक है, तो ये याद रखें, परासरण दाब निकालने का सूत्र होता है पाई इक्वल टू CRT। C बताएगा सांद्रता को, इंटू R इंटू T। सांद्रता आपके पास मोलैलिटी में निकाली जा सकती है, मोलरिटी में निकाली जा सकती है। चले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्या दे रखा है? पीपल ऐड सोडियम क्लोराइड टू वाटर वाइल बॉइलिंग एग, दिस इज ट्रू। क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोग अंडे उबालते समय उसमें क्या मिलाते हैं? नमक मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? उसका रीजन आपको बताना है। तो ये इस तरह से समझे कि हमने जब भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है तो उसके अंदर हमने पढ़ा है कि जब भी अगर हम किसी सॉल्यूशन के अंदर नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस मिलाते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो वाटर है आपके पास, वाटर के अंदर हमने क्या मिला रखा है? NaCl, जो एक तरह का नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस है। तो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस बढ़ाने की वजह से वाटर का क्या बढ़ जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। किसके बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट आएगा? तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, किसका? वाटर का। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं? नमक मिलाते हैं, ताकि पानी जल्दी बॉईल ना हो। तो देखें ऑप्शन है क्या यहाँ पे? डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट, नहीं, हम बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा रहे हैं। हाँ, ऑप्शन बी दे रखा है इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बढ़ाने के लिए। तो क्वथनांक बढ़ेगा तो अंडे को ज्यादा समय लगेगा बॉईल होने में और अच्छे से बॉईल हो पाएगा। इसलिए हम पानी के अंदर, वाटर के अंदर क्या मिक्स करते हैं? नमक मिक्स करते हैं अंडे उबालते समय। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच रिलेशन इज नॉट करेक्ट, कौन सा रिलेशन करेक्ट नहीं है, कौन सा संबंध सही नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम संबंध देखें तो कुछ संबंध आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। आपको अगर संबंध याद है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, तो आप उसको डायरेक्टली कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं। तो जैसे पहला ऑप्शन देखें डेल्टा टी बी है, तो ये आपके पास सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर आती है। तो डेल्टा टी बी आपके पास क्या बताएगा, रिलेटिव। आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीमेंट होगा उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे, तो वो डायरेक्टली डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के एम के। तो डेल्टा टी बी अगर मैं निकालता हूं तो यहाँ कांस्टेंट आएगा के बी, और मोलैलिटी का फॉर्मूला अगर आप निकालोगे तो मोल्स अपॉन में कौन आ जाएगा आपके पास, वेट आ जाएगा। वेट किसका आएगा, 1 का, यानी कि सॉल्वेंट का आएगा। और अगर आपको पता है वो भी किस में आता है, आपको देखने को मिलेगा वो भी केजी में। तो मैं उसको कर दूंगा डिवाइडेड बाय 1000, तो ये ऊपर चला गया, तो आपके पास रहेगा के बी। एन का जो फॉर्मूला होता है, जो मास आप निकाल रहे हो वो आपके पास, मोल्स निकालने का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है आपके पास, मोल्स कैसे निकालते हैं आपके पास, तो W2 अपॉन कौन आएगा, M2B आ जाएगा आपके पास, नीचे कौन आएगा W1 इंटू कौन आ जाएगा 100। तो ये मेरे पास डेल्टा TB निकालने का फॉर्मूला आ गया। तो देखें क्या ये फॉर्मूले से मैच कर रहा है, KB आ रहा है, W2 आ रहा है, 1000 आ रहा है आपके पास, W1 आ रहा है और M1 आ रहा है, तो ऑप्शन ए तो सही है। तो ऑप्शन ए का करेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। बी वाले में चलते हैं, तो देखें यहाँ पे डेल्टा TF आ रहा है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन को बता रहा है। तो उसके लिए भी याद रखो, जैसा डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M था, वैसे ही डेल्टा TF भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M क्या आएगा, एक फ्रीजिंग कांस्टेंट KF आएगा। और मोलैलिटी निकालने का तरीका जैसे मैंने अभी बताया, N अपॉन कौन आएगा, W1। तो डेल्टा TF इक्वल टू आएगा KF, और मोल का जो मेरे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, याद रखें 1000 साथ में चलेगा, केजी है आपके पास। एन का जो फॉर्मूला आएगा वो आपके पास आएगा W2 इंटू कौन आ जाएगा 1000, और अपॉन में कौन आ जाएगा आपके पास, W1 इंटू कौन आ जाएगा आपके पास आ जाएगा ये M2, यानी कि मोलर मास। अब देखें यहाँ पे M2 का फॉर्मूला है, तो M2 को इधर ले आए, तो M2 इक्वल टू कौन आएगा आपके पास, देखें KF इंटू कौन आएगा W2 इंटू 1000, अपॉन में कौन आएगा W1 इंटू कौन आ जाएगा डेल्टा TF। चेक करें ये सही आ रहा है, देखें KF आ रहा है, KF आ रहा है, 1000 आ रहा है, 1000 आ रहा है, W1 आ रहा है, पर यहाँ तो W1 है ही नहीं, यहाँ W1 नीचे है, और यहाँ पे W2 नीचे और यहाँ पे W1 ऊपर है। तो इसका मतलब ये जो करेक्शन है, यानी कि ये जो रिलेशन है ये करेक्ट नहीं है, तो हमें आगे वाले चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा अगर दूसरा ही ऑप्शन अगर आप पता चल रहा है तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी है, ध्यान रखें। इसके बाद जो आपने ऑप्शन सी है वो एक तरह का आपके पास क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब का फॉर्मूला है। और जो अगला दे रखा है वो आपके पास क्या है, वेपर प्रेशर का, कि वेपर प्रेशर कैसे कम हो जाता है उसका फॉर्मूला आपको डराइव कर रखा है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, कि इसका करेक्ट रिलेशन नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या दे रखा है अगला क्वेश्चन, द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट डिपेंड अपॉन। मोलर एलिवेशन का मतलब क्या हो गया, हम बात करेंगे मोलैलिटी की, और मोलैलिटी की बात करते हैं तो मोलैलिटी किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ सॉल्वेंट पे। तो देखें यहां सॉल्वेंट आ गया, ऑप्शन क्या आ रहा है, सॉल्वेंट आ रहा है, अच्छा यहां लिखा नहीं है सॉल्वेंट प्रकृति पर। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक किस पे निर्भर करता है, तो मोललता आते ही समझ जाए कि वो किसकी बात कर रहा है, सॉल्वेंट की बात कर रहा है। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, कि आपके पास सॉल्वेंट कैसा ले रखा है, विलायक की प्रकृति पर। थ्योरी क्वेश्चन है, याद रखें। अगला देखें यहाँ पे क्या दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉलिड सॉल्यूशन। देखें सॉलिड सॉल्यूशन पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप देखें कि भाई उसको हम किस में डिसॉल्व करेंगे, सॉलिड में करेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो देखें सबसे पहले ब्रास की बात करें तो ब्रास भी एक तरह का सॉल्यूशन है। तो ब्रास किस किस से मिलकर बना है अगर हम बात करें, तो ये बना है कॉपर प्लस जिंक से, तो देखिए दोनों ही मेटल आ गए। ब्रॉन्ज की बात करेंगे तो ब्रॉन्ज आपको देखने को मिलेगा कॉपर प्लस आपको किसका देखने को मिलेगा, टिन का देखने को मिलेगा, किसका देखने को मिलेगा, टिन का। तो दोनों ही आपके पास मेटल सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन आ रहा है। हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है, बेसिकली ये होता है आपके पास क्रिस्टलाइन सॉल्ट, लाइक जैसे हमने आगे पढ़ा है एनहाइड्रस, आपने पढ़ा होगा FeCl3 AlCl3, तो ये सारे क्या होता है, एनहाइड्रस होता है।
और इनके अंदर आपको किसका सॉल्ट देखने को मिलेगा, मेटल सॉल्ट देखने को मिलेगा, तो ये भी एक तरह का मेटल सॉल्यूशन है। अगला देखें, एरेटेड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें तो सॉफ्ट ड्रिंक अगर मुझे पता है वो होता है CO2 प्लस वाटर, जो एक तरह का सॉफ्ट ड्रिंक होता है। तो इसमें कहीं मेटल नहीं आ रहा है, कहीं आ रहा है मेटल, तो मेटल नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये मेटल सॉल्यूशन यानी कि कोई सॉलिड नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, सॉफ्ट ड्रिंक है, ये आपके पास कोई भी सॉलिड सॉल्यूशन नहीं बनाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या दे रखा है। अच्छा, व्हाट इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर और जिंक के अलॉय को हम क्या कहेंगे। तो अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था कि यहाँ देखें, कॉपर और जिंक के अलॉय को हम क्या पढ़ते हैं, ब्रास पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें, ऑप्शन दे रखा है ब्रास, बिल्कुल दे रखा है, तो ऑप्शन सी है। लेकिन हम बाकी ऑप्शन के बात करेंगे, जैसे ब्रास आपके पास कॉपर और जिंक का होता है, तो ब्रॉन्ज किसका होता है, कॉपर प्लस टिन का। जर्मन सिल्वर याद रखें, ये आपके पास होता है कॉपर प्लस निकल प्लस जिंक, कहीं आ जाए तो याद रखें कॉपर निकल और जिंक के अलॉय को हम क्या बोलते हैं, जर्मन सिल्वर बोलते हैं। और अगर शोल्डर आ जाए तो ये बनता है टिन प्लस आपके पास किसका देखने को मिलेगा, लेड का, टिन प्लस लेड, टिन प्लस लेड के अलॉय को हम बोलते हैं शोल्डर, और शोल्डर आपको पता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को जोड़ने में काम आता है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखें क्या दे रखा है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू सॉल्यूशन। देखो ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, वो होमोजेनस मिक्सचर होना चाहिए, ठीक है ना, जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं, कोलाइडल कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए उसमें। तो ट्रू सॉल्यूशन की बात करें तो ऑप्शन देखें, यहाँ पे दे रखा है, सबसे पहले ही दे रखा है सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन यानी कि लवण विलयन। एग्जाम्पल आपको पता है सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होता है, आपके पास कोई भी सॉल्ट अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है, एक तरह का होमोजेनस मिक्सचर बनाता है। तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, ट्रू सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन जितने भी होते हैं वो सारे ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं। याद रखें, इंक और जो ब्लड है ये सारे कोलाइडल है, ये सारे कैसे सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो ट्रू सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वो कौन सा है आपके पास, सॉल्ट सॉल्यूशन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ 15 ml टू a mole मोलैरिटी एक्वा सॉल्यूशन व्हेन 285 ml ऑफ वाटर इज एडेड टू इट। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, आपके पास एक ही तरह का सॉल्यूशन था जिसका आपके पास ऑलरेडी आपके पास मोलैरिटी और आपके पास उसका दे रखा था वॉल्यूम, लेकिन जैसे ही मैंने उसमें वॉल्यूम मिलाया तो उसकी मोलैरिटी चेंज हो गई। तो अगर आपके पास एक ही सॉल्यूशन दे रखा है और उसकी मोलैरिटी चेंज हो रही है तो आप वहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाए, M1V1 इक्वल टू क्या लगाएंगे, M2V2। चले वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, M1V1 की बात करते हैं तो देखें यहाँ पे M1 कितना दे रखा है आपके पास, पहले था 2M, वॉल्यूम था इसका 15, M2 मेरे को निकालना है और V2 जो है वॉल्यूम बाद में उसको कितना दे दिया, 285 दे दिया गया। अब M2 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 × 15 अपॉन में कौन आ जाएगा, 285 आ जाएगा, और इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, M2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। 15 से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो डायरेक्ट तो कैंसिल आउट नहीं होगा, 5 से कैंसिल आउट करूंगा तो ये 3 टाइम जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा, पीछे कितना बचा आपके पास, 5 से गया तो 35 और यहाँ कितना आया 7। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऊपर आ जाएगा 6/57 इक्वल टू क्या बन जाएगा, M2। 57 का अगर मैं 6 में डिवाइड लगाऊं, 6 आ गया, ये 57 आ गया, पॉइंट लगते ही देखे 60 आ गया, 1 टाइम चला जाएगा 57, तो यहाँ आएगा 3 में देखो पॉइंट लगाया कितना आया 0, 57 का 30 में नहीं जाता, एक 0 और लगाएंगे 300, तो देखें 10 करके कुछ आ रहा है ऑप्शन, हाँ ऑप्शन डी अगर देखें तो कितना आ रहा है, 105 आ रहा है। पूरा करने की जरूरत नहीं है, आपको अगर आंसर मैच हो रहा है तो वही आपका आंसर करेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे देखा आपने 0.10 आ रहा था, ऑप्शन में मेरे पास अवेलेबल है 0.105। तो अगर आपके पास एक ही सॉल्यूशन है, उसके अगर वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं तो मोलैरिटी भी चेंज होगी, तो उसको निकालने का सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या है, M1V1 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, M2V2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, देखें यहाँ पे कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ A if 25 ग्राम ऑफ इट्स डिसॉल्व इन 50 मोल्स ऑफ B एंड गिवन द मोलर मास ऑफ A इज 25 ग्राम पर मोल। तो आपको क्या निकालना है, किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, A का मोल फ्रैक्शन निकालना है। अगर 25 ग्राम को डिसॉल्व कर रखा है 50 मोल्स ऑफ B के अंदर, तो मोल फ्रैक्शन निकालने का जैसे मैंने आपको बता रखा है, अगर आपको XA का निकालना है तो आप ऊपर मोल्स भी उसके लेंगे, नीचे आ जाएगा Na प्लस NB। Na के मोल्स निकालने के लिए देखें यहाँ पे हम Na के मोल्स कैसे निकालेंगे, हमें कितना मास दिया हुआ है, 25 ग्राम उसका मास गिवन है। नीचे अगर मैं मोल्स की बात का मोलर मास की बात करूँ तो वो भी आपको दिया हुआ है 25 ग्राम पर मोल।
देखिए सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 मोल। कितना मोल आया आपके पास? 1 मोल। और आपके पास NB जो दूसरा आपके पास मोल दे रखा है वो दिया हुआ है 50 मोल। तो देखें यहाँ पे हम XA कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपके पास है, तो XA इक्वल टू NA की बात करेंगे तो 1 अपॉन NA प्लस NB। NA कितना दिया हुआ है आपके पास? 1, और यहाँ कितना आ जाएगा? 50। तो ये आएगा 1 अपॉन 51। अब चलो 1 में डिवाइड लगाता है 51 का, पॉइंट्स नहीं गया, फिर एक और 0 बढ़ाएंगे तब जाएगा आपके पास। तो देखिए 51 का 100 में कितनी बार गया? 1 टाइम चला गया, और 1 टाइम जाने पर आपके पास आएगा 51। तो 0.01 आ रहा है। देखिए चारों ऑप्शन को कंपेयर करते हैं, किसी में आ रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपको 0.0196 देखने को मिल रहा है, तो 1 आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है? ऑप्शन ए ठीक आ रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, डिवाइड करते वक्त अगर आपका ऑप्शन मैच कर जाए चारों में से तो वो आपको ऑप्शन करेक्ट करना है। हाँ, बशर्ते आपको वो फॉर्मूला सही लगाना है, कैलकुलेशन सही करनी है, ठीक है, तब आप वो करेक्ट कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन डिटरमाइन टेक्निक्स गिव्स अ मोर एक्यूरेट वैल्यू। कौन सी तकनीक आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से उसकी कंसंट्रेशन टर्म्स कैलकुलेट करती है? तो इसको जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास जितने भी 4 तरह की विधि है उसमें सबसे ज्यादा जो आपके पास इंडिपेंडेंट विधि रहती है टेम्परेचर को लेकर के। देखो टेम्परेचर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, टेम्परेचर बढ़ता घटता रहता है, तो टेम्परेचर बढ़ने और घटने से वॉल्यूम में इफेक्ट आता है, और वॉल्यूम में इफेक्ट आया तो हमारे पास उसकी कभी भी एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ पाएगी। तो एक ऐसा टेम्परेचर या एक ऐसी टेक्निक की बात करें जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, वो कौन सी? मोलैलिटी। तो सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है आपके पास कंसंट्रेशन निकालने का? मोललता है, मोलैलिटी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है? व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ 20% ऑफ W/V ऑफ H2SO4। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, 20% W/V H2SO4 विलेन की आपको मोलरता निकालनी है। तो W/V का मतलब क्या होता है? ऊपर आपके पास होता है मास और नीचे आपके पास होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो 20% दे रखा है, तो यानी कि जो H2SO4 का जो वेट है आपके पास वो दिया हुआ है 20 ग्राम, और जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम आपको गिवन है वो कितना दिया हुआ है आपके पास? 100 ml। अगर मैं 100 ml को लीटर में करूंगा तो वो कितना आएगा? 0.1 लीटर के आसपास आएगा आपके पास, ठीक है। अब अगर मैं मोलर मास की बात करूं, किसके? H2SO4 के, तो देखो H2SO4 का मोलर मास कितना होता है? 2 है, सल्फर का 32 होता है, 4 ऑक्सीजन है, तो उसका कितना आएगा आपके पास? 64। ऐड करें इन सबको, 6 और 2 कितने हो गए? 6, 4 और सॉरी 4 और 2 कितने हुए? 6 और 2 कितने हो जाएंगे? 8, 6 और 3 कितने हो जाएंगे? 9। तो मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला आपके पास है, तो कैपिटल M अगर मेरे को निकालना है तो सबसे पहले मैं करूंगा 20/98, ये मेरे मोल्स हो जाएंगे, और नीचे मेरा वॉल्यूम कितना आएगा? 0.1, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँ तो देखो यहाँ पे क्या होगा? 98 इधर आ जाएगा, तो 20/0.1 इंटू कितना आएगा? 98। पॉइंट आ रहा है ऊपर कितना चला गया? 200। अब अगर मैं 2 से कैंसिल आउट करूंगा तो देखो यहाँ पे 100 आएगा और नीचे कितना आएगा? 49। अब 49 का अगर मैं 100 में डिवाइड लगाता हूँ तो 2 टाइम्स तो चला गया 98, पीछे कितना बचा? 2। तो देखे 2 में कुछ आ रहा है ऑप्शन, देखे 2 इधर आ रहा है, चारों ऑप्शन कंपेयर करने पर मेरे पास ऑप्शन क्या आ रहा है? डी। तो इसका आंसर कितना आएगा? 2.04 m आएगा। तो इसका आंसर अपने को मिल गया ऑप्शन डी। चलो अगले क्वेश्चन पे क्या दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग ऑफ वन क्लाइम्स टू द हायर एक्टिविटीज। कहने का मतलब अगर हम जैसे जैसे हाइट पे चढ़ते जाएंगे तो इसमें कौन सा बेटर तरीका है उसको बताने का। तो देखिए जब भी अगर हम हाइट पे चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन क्या होती जाती है? पतली। ऑक्सीजन क्या वहां पे क्या होता जा रहा है? पतला होता जा रहा है, तो वो हमारे जो कह सकते हो ब्लड में डिजोल्व उसका अमाउंट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो वहां वो चीज बताने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो है आपके पास हेनरी का लॉ। वाटर किसी भी गैस की लिक्विड में डिजॉल्बिलिटी बताने, सॉल्युबिलिटी बताने का सबसे बढ़िया मेथड आपके पास कौन सा है? हेनरी है। तो जैसे जैसे हाइट पे जाते जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन क्या होती जाएगी? थिन होती जाएगी, और जिसकी वजह से हमारे ब्लड में बहुत ही कम डिजॉल्व हो पाएगी। तो उसको बताने का सबसे बढ़िया लॉ कौन सा है? हेनरीज लॉ, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला, टोटल प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर। क्या कह रहा है? टोटल प्रेशर ऑफ गैस, जो मिक्सचर, किसी भी मिक्सचर के अंदर जो गैस है उसका टोटल प्रेशर जो है वो किसके इक्वल होता है? इंडिविजुअल प्रेशर के। ये स्टेटमेंट किसको रिफ्लेक्ट करता है? किसने ये स्टेटमेंट बताई थी? 11th क्लास का टॉपिक है, याद होना चाहिए। ये डाल्टन्स लॉ है, डाल्टन ने बताया था एक कंटेनर में अगर कोई भी 2 से ज्यादा गैसेस है तो उन सब का जो पार्शियल प्रेशर उसको ऐड करो तो उसी पूरे कंटेनर में टोटल गैस प्रेशर के इक्वल आएगा, ठीक है। जैसे
अगर एक कंटेनर ले, इसके अंदर अगर मैंने दो तरह की गैस डाल रखी है जिसका प्रेशर आपके पास वेपर प्रेशर या कह सकते हो कि पार्शियल प्रेशर मेरे पास P0 A और दूसरा P0 B बता रहा है, तो उसका जो टोटल प्रेशर आएगा वो आएगा P0 A प्लस P0 B के इक्वल। ठीक है, P0 A P0 B को मैंने यहाँ पे बता रखा है पार्शियल प्रेशर की तरह से, पार्शियल प्रेशर है, याद रखें इस चीज को। तो ये बताने वाला साइंटिस्ट कौन था? डाल्टन, जिसने ये बात बताई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलें, व्हाट डेविएशन इज शोन बाय मिक्सचर ऑफ इक्विवेलेंट फिनॉल और एनिलीन। फिनॉल और एनिलीन की बात करें तो ये कौन सा आपको डेविएशन दिखाता है? तो देखें, आपने पढ़ा है राउल्ट लॉ में, आपने नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर कि दो तरह के आपके पास डेविएशन होते हैं, एक आपके पास नेगेटिव और एक आपके पास पॉजिटिव डेविएशन। तो नेगेटिव और पॉजिटिव की बात करें तो नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन की बात करेंगे तो सिंपल सी है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें, फिनॉल और एनिलीन आपको हमेशा कौन सा डेविएशन दिखाएगा? नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से ये क्या कर लेंगे, इनके बाद बाय प्रोडक्ट जो बाद में बनता है उनका इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा होगा कंपैरेटिवली पहले का। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, जो ए बी का जो इंटरेक्शन है वो ग्रेटर देन है किसके? ए और बी बी के इंटरेक्शन से। तो ये आपके पास कौन सा होता है? नेगेटिव डेविएशन दिखाता है। और अगर हम बात करें पॉजिटिव की, तो जो ए बी का इंटरेक्शन होगा वो ए एंड पीबी के इंटरेक्शन से क्या होगा? कम होगा। तो ये हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन को बताएगा। और एनिलीन और जो आपके पास फिनॉल है वो दिखाएगा नेगेटिव डेविएशन को, क्योंकि इनके बीच में आपको क्या बनता हुआ दिखाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो बाद वाला जो होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा कंपेरेटिवली पहले के, इसलिए ये कैसा दिखाएगा? नेगेटिव डेविएशन, ऋणात्मक विचलन। अगला क्वेश्चन देखें, द लीस्ट सॉल्युबल गैस इन वाटर। सबसे कम डिसॉल्व होने वाली गैस कौन सी है? तो याद रखें, जब भी आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन मिले तो उसमें नोबल गैसेस अगर हो तो उसको पहले टिक करें। तो इसमें आपको नोबल गैस देखने को मिल रही है, तो He जो होता है वो लीस्ट सॉल्युबल गैस होता है, किसमें? वाटर में। देखें अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। कौन सा इसमें सॉल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं है? तो अगर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं है तो देखते हैं यहाँ पे एयर, एयर के अंदर सारी गैसेस आपको डिसॉल्व होती हुई दिखाई देगी, तो ये आपके पास होमोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है, सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, बिल्कुल है। ब्रास अभी हमने बात करी, ब्रास भी आपके पास एक ट्रू सॉल्यूशन होता है। अमेलगम क्या होता है? ये सॉल्यूशन ऑफ, कह सकते हो अलॉय ऑफ मरकरी होता है, याद रखें, अलॉय ऑफ मरकरी, अलॉय ऑफ मरकरी को हम क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। तो ये मेटल एक सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। बेंजीन इन वाटर की बात करें तो बेंजीन कभी भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेंजीन एक तरह का नॉन पोलर है और वाटर आपके पास पोलर सब्सटेंस होता है, तो पोलर और नॉन पोलर कभी भी डिसॉल्व नहीं होंगे। तो इसमें जो सॉल्यूशन नहीं है वो कौन सा है? डी, बेंजीन इन वाटर इसका आंसर है। देखें अगले क्वेश्चन पे, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। ये एक क्वेश्चन कह सकते हो कि आपको मुंह पे याद होना चाहिए कि वाटर की मोलैरिटी आपको कितनी मिलेगी, हमेशा याद रखें एक क्वेश्चन की तरह से 55.6 आपको मोलैरिटी किसकी मिलेगी? प्योर वाटर की आपको मोलैरिटी 55.6 आपको देखने को मिलेगी, याद रखें इस बात को, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, याद करके चलेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखें, मोलैरिटी ऑफ 0.29 N, जो नॉर्मेलिटी H2SO4 वो दे रखी है, आपको उसके मोलैरिटी निकालनी है। तो अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन आता है नॉर्मेलिटी से रिलेटेड, तब उसके अंदर मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोलैरिटी इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपॉन N फैक्टर। अब देखें N फैक्टर कैसे निकालेंगे? अब H2SO4 के अंदर कितने आयंस आपके पास वो डिसॉल्व करके देगा वाटर के अंदर अगर वो जाएगा, तो नॉर्मेलिटी तो आपके पास 0.2 है। H2SO4 के अंदर अगर वो H प्लस आयन देगा तो कितने H प्लस आयन दे रहा है? 2 H प्लस आयन। उसका N फैक्टर कितना आ रहा है? 2। N फैक्टर कैसे निकाल रहे हैं कि अगर वो वाटर में डिसॉल्व हो रहा है तो कितने H प्लस दे रहा है और कितने OH माइनस दे रहा है। तो H2SO4 वाटर में जैसे डिसॉल्व होगा तो वो कितना देगा? 2 H प्लस आयन आपको देता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इसके N फैक्टर कितना होंगे? 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो इसका आंसर आएगा 0.1 M। तो ऑप्शन है क्या हमारे पास? 0.1, बिल्कुल सही है आपके पास। तो नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी निकालने का तरीका, मोलैरिटी इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपॉन N फैक्टर, नॉर्मलता बटा N फैक्टर जो भी होगा उससे भाग देंगे, आंसर आ जाएगा। चले अगला क्वेश्चन पे, देखिए 100 ml ऑफ 0.006 मोल ऑफ NaCl, मोलैरिटी आपको निकालनी है, बहुत सिंपल है। मोलैरिटी आपको N निकालने का तरीका नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम आता है। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितना दिया है? 0.006 और वॉल्यूम आपको दे रखा है 100 ml। 100 ml को मैं लीटर में करूंगा तो डिवाइडेड बाय 1000 करूंगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल। यहां से अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा? 1000 और 10 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 6 × 10
अपॉन 10 कहाँ चला जाएगा ऊपर, अपॉन में कौन आएगा 1000, 0 से 0 कैंसिल, 100 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 0.06 इसका आंसर आएगा। तो मोलैरिटी कितनी आ गई आपके पास 0.06। अरे इसमें तो है ही नहीं, दो ही ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपके पास ले लेते हैं 0.06। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। सेम आंसर थे इसलिए एक ऑप्शन सही था इसमें। चले अगला क्वेश्चन में आगे दे रखा हुज वेपर प्रेशर इज मैक्सिमम, किसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा। वेपर प्रेशर की बात करें तो वेपर प्रेशर तब होता है जब वो क्या करेगा, लिक्विड से किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। और लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने के लिए उसका बीच का बॉन्ड बहुत आसानी से ब्रेक होना चाहिए। तो देखें चारों के अगर आप देखें तो हेलोजन है, फिर कल बाहर आई आंटी के फॉर्म में याद है, तो इसके अंदर जो HI है वो बहुत आसानी से ब्रेक हो जाता है। HI जो है सबसे लीस्ट है आपके पास, याद रखें बॉन्ड ब्रेकिंग के अंदर सबसे लीस्ट में आपको कौन मिलेगा, HI मिलेगा। बहुत आसानी से वो ब्रेक कर देगा, क्योंकि H और I के बीच में साइज का बहुत बड़ा डिफरेंस होने की वजह से बहुत आसानी से ब्रेक हो जाएगा। तो HI बहुत जल्दी ही लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा, तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, HI। अगला देखें यहाँ पे, अच्छा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, किसी भी वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल, हेनरीज का लॉ कहता है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द मोल फ्रैक्शन ये नहीं होगा, हेनरी का नियम नहीं कहता ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के भी नहीं होता। हेनरी के नियम के अनुसार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, X के, वो भी किसके, सॉल्वेंट के। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर ए, विलायक के मोल अंश के समानुपाती। चले अगले पे, अच्छा द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेथनॉल ऑन वाटर। अब जो मेथनॉल है वो वाटर की सरफेस पे जो वेपर प्रेशर लगा रहा है वो क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर लाइक वाटर की तरह होगा, मेथनॉल की तरह होगा, पानी से ज्यादा होगा या लेस देन वाटर होगा। तो इसको याद रखें हमेशा, इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, मोर देन वाटर। पानी से ज्यादा उसका वेपर प्रेशर होगा, वाटर के सरफेस पे आपको देखने को मिलेगा, इजिली डिसॉल्व हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है इसलिए। अच्छा सॉल्यूशन ऑफ टोलुइन एंड बेंजीन में, एक टोलुइन और बेंजीन क्या मिलकर के बनाता है, आइडियल नॉन आइडियल। देखिए टोलुइन और बेंजीन दोनों ही किससे बिलोंग करते हैं, बेंजीन फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो एक तरह के मैंने अभी बताया था सेम फैमिली से बिलोंग करने वाले जो सॉल्यूशन होते हैं वो आइडियल होते हैं। तो ये भी एक तरह का कैसा सॉल्यूशन है आपके पास, आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, देखें अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन एग्जिबिट नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन की बात करें कौन है, तो ब्रोमोबेंजीन है ये, बेसिकली कट गया है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन एग्जिबिट नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन का मैंने आपको बताया था कि भाई वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होना चाहिए, किस किस के बीच में हो सकता है, देखो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन आपके पास दे रखा है, और यहाँ दे रखा है क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, और यहाँ बेंजीन टोलुइन दे रखा है और एथेनॉल और एसीटोन दे रखा है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा वो आपके पास कैसा है, एग्जिबिट करेगा नेगेटिव सॉल्यूशन। तो बुक के अंदर भी आपको दे रखा है कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन आपस में क्या फॉर्म कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। कैसे, देखें यहाँ पे Cl Cl और Cl, यहाँ पे एक H है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है O के साथ। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होने की वजह से ये कैसा एग्जिबिट करेगा, नेगेटिव डेविएशन एग्जिबिट करेगा। तो याद रखें क्लोरोफॉर्म और एसीटोन क्या एग्जिबिट करते हैं, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लिक्विड शोज पॉजिटिव डेविएशन। अच्छा जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव डेविएशन की तरफ चलेंगे। चलो वाटर और नाइट्रिक एसिड फॉर्म करते हैं, बिल्कुल फॉर्म करते हैं, वाटर और HCl भी फॉर्म करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी हमने देखा एसीटोन और क्लोरोफॉर्म भी फॉर्म करते हैं, तो कौन फॉर्म नहीं कर रहा, बेंजीन और मेथनॉल फॉर्म नहीं करता है। तो बेंजीन और मेथनॉल में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन रही, इसका मतलब वो कैसा शो करेगा, एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन एग्जिबिट करेगा। चले आगे, A semi-permeable membrane is one that allows passage। ऑस्मोसिस के अंदर हमने देखा है कि भाई जब भी अगर हम ऑस्मोसिस का प्रोसेस या करते हैं तो वहां पे आपके पास सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को आप हमेशा मूव करते हुए दिखाई देते हैं, वो किसको जाने देगा, सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी आपके पास है। याद रखें इस बात का ऑस्मोसिस प्रोसेस के अंदर कि आपको हमेशा कौन से मॉलिक्यूल जाते हुए दिखाई देंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आपको उस परमिएबल मेम्ब्रेन से जाते हुए दिखाई देंगे। चलें, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस पे उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। तो अगर मेरे को ये पता है तो इसका कंसंट्रेशन दे रखा है 1 मोल, आपके पास जो गैस कांस्टेंट की वैल्यू है 0.0821 लेनी है,
और टेम्परेचर जो है 27 + 273 केल्विन में लेंगे तो कितना आएगा, 300 केल्विन आएगा। पाई की वैल्यू लगाएं, CRT, C कितना दे रखा है 1, R दे रखा है 0.0821, टेम्परेचर दे रखा है 300। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा आपके पास, 4 0 आ जाएंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से मल्टीप्लाई करें 3, 3 2 सा 6 और 8 3 सा 24 और अपॉन में कौन आ रहा है 100। तो डिवाइड करने पर देखें आपके पास कितना आ रहा है 24.63 ATM। तो ऑप्शन है आपके पास, बिल्कुल है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। कैलकुलेट करना बहुत आसान था, फॉर्मूला याद रखें, पाई इक्वल टू CRT, परासरण दाब का फॉर्मूला। अगला देखें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ड्यू टू ऑस्मोसिस। याद रखें ऑस्मोसिस के अंदर जब भी हम प्रोसेस की बात करें तो ऑस्मोसिस क्या करता है, वाटर सेल के अंदर से जो वाटर का जो कह सकते हो कि इनटेक है वो बढ़ाने का काम करता है। तो जब भी अगर हम बात करें ऑस्मोसिस प्रोसेस के अंदर तो वॉल्यूम क्या करेगा, हमेशा ही क्या करेगा, उसका इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ए, विल इंक्रीज। 47 की बात करेंगे, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वो टेम्परेचर जिसमें जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये वो टेम्परेचर होता है जहां पे लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में, और वेपर में कन्वर्ट होने की वजह से वो क्या करेगा, वेपर प्रेशर लगाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास, बॉइलिंग पॉइंट। थोड़ी बेस क्वेश्चन है, याद होने चाहिए, आपको पता होगा। देखते हैं यहाँ पे, ड्यूरिंग द इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड, जब भी अगर हम बात करें इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड की, अगर वहां पे इवेपोरेशन हो रहा है तो इवेपोरेशन के दौरान आसपास के अंदर से वो क्या करेगा, एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, और आसपास के एनर्जी को ऑब्जर्व करने की वजह से उसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऑप्शन चेक करें क्या क्या दे रखा है, द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज इंक्रीज, द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो इंक्रीज तो नहीं होगा, हमेशा ही क्या होगा, उसका डिक्रीज होगा, क्योंकि आसपास के अंदर से उसने एनर्जी ली है और एनर्जी लेने की वजह से उसका टेम्परेचर आपको क्या होता हुआ दिखाई देगा, डाउन। तो इसका ऑप्शन क्या है, बी, द्रव का तापमान कम होता जाता है। ठीक है, चले, ओके, खत्म हो गया। चले, यह हमारी आज की क्लास थी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको लगता है डाउट है, कोई सब चीज़ नहीं समझ में आई तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या हो सकता है कि आपको लगता है कि भाई अगर किसी क्वेश्चन में कोई करेक्शन था, कुछ अगर गलत हुआ है तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और हमारे अगले लेक्चर के लिए आप उस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अगले ही लेक्चर का नोटिफिकेशन मिले। चलिए, इसी आशा के साथ हम ये लेक्चर खत्म करते हैं। धन्यवाद।